हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसहाक डार साहब की वापसी को और मिफ्ता इस्माइल को जिस तरह से ये ऑडियो लीक के नतीजे में, या उससे पहले भी शायद डिसाइड हो चुका था कि उनको चले जाना चाहिए, बट एग्जैक्टली अभी क्या रीजन बनी? मालिक साहब आप हमारे साथ लाइन पे हैं? जनाब मालिक साहब, ये आपसे ज़्यादा तो डार साहब पे किसी ने स्पेशलाइज नहीं किया। आपने तो पीएचडी की हुई है बाकायदा, और कोई 150 प्रोग्राम तो मेरा ख्याल आपने किए हैं। पर ये पाकिस्तान में ही होता है कि पहले मैं 2-4 ऑब्जर्वेशन दे दूं, फिर आपके से सवाल करना चाहूँगा कि एक आदमी को विलन बना के भेजा जाता है। ये कहा जाता है कि जनाब इससे ज़्यादा करप्ट कोई नहीं है, इसके एहसास वसाइल से ज़्यादा हैं, और इसने टैक्स चोरी की है, इसने मुल्क की इकॉनमी का सत्यानाश कर दिया है, इसने अरबों डॉलर जो है ज़ाया कर दिए, क्योंकि इसने 100 रुपये पे डॉलर रख के जो है सारी इकॉनमी की एक्सपोर्ट्स तबाह कर दी, और ब्ला 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 करके उनको वो यहाँ तक के दौड़ जाते हैं। अब वो सडनली पहले भी पीएम के प्लेन में गए थे, अब वो वापस आ गए हैं, तो कैसे हम तशरीह इसकी करें? आमिर क्या ऐसे तशरीह करें? मतलब पाकिस्तान में तो हर चीज एक मजाक बन गई। वैसे आपने पॉइंट आउट, आपको याद है आपने तो 2-3 बातें पॉइंट आउट की हैं। एक काजी बरादरान होते थे लंदन में, उनके जो अकाउंट्स आए, फिर जो कन्फेशनल स्टेटमेंट आया था हुदैबिया वाले केस में, जब पूरी मनी क्रेल की सारी बात हुई और उसमें काजी बरादरान की सारी वो डिटेल्स भी आई, वो भी आपके सामने है। फिर हमें यह भी बताया गया कि जी जो इन्होंने अपने इनकम शो की थी, वो जी वाले साहब तो साइकिल से शुरू हुए थे, तो इनकी जब इन्होंने कहा कि मुझे वो रॉयल फैमिली ने दुबई की, उन्होंने मुझे कंसल्टेंसी फी दी, तो हमें ये दिखाया गया देखें वो प्रिंस का नाम भी गलत स्पेल हुआ हुआ है। लाइक यू सेड एवरीथिंग वाज, सो मेनी थिंग्स वर देयर। फिर जिस तरह वो गए, वो भी हमके साथ सबके सामने है। उसका हमने स्टोरी भी ब्रेक की थी कि कौन सा डॉक्टर बी जो सा है वो सर्टिफिकेट भी देगा। सो नो सरप्राइजेस देयर। अब तासुर यह दिया जा रहा था कि जी मियाँ साहब तो बहुत अरसे से चाहते हैं कि वो वापस आ जाएं, लेकिन पावर्स दैट बी वो बिल्कुल अलाउ नहीं कर रही, और उस बात में वजन भी बहुत था। फिर अचानक हम देखते हैं, मुझे तो अब लगता है ये कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाई जा रही है। पहले खान साहब को इसरार करके बचाया गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उनको बार बार मौके दिए, समझाया, तब वो कंटेम्प्ट केस में से बचे, उनका टेररिज्म का चार्ज खत्म किया गया। फिर हमने देखा डार साहब भी क्लियर हो गए हैं। अब जो मरियम का जो केस चल रहा है, उसके भी इशारे ऐसे मिल रहे हैं कि नैब इज ऑन द बैक फुट, दे डोंट हैव एनीथिंग टू शो। वहां भी लगता है क्लियरेंस हो जाएगी। फिर एक मियाँ साहब भी बचेंगे ना। तो पीएमएलएन का हमेशा से इसरार था कि जी अर्ली इलेक्शन की अब तक बात करें, अगर नवाज शरीफ भी ग्राउंड पे हो और इमरान खान को खुली छुट्टी अकेले नहीं होगी। लग रहा है उधर भी हम चले गए। फिर दूसरी तरफ आप ये देखिए, खान साहब मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई की लीरें उतारते हैं, बट एट द सेम टाइम उनके जो बॉस हैं उनके एक्सटेंशन की बात करते हैं। सो इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन फुल ऑफ मेनी पैराडॉक्सेस। सो आई थिंक ये एक सियासी गेम लग रही है। मुझे तो अब लगता है कि हम शायद अप्रैल मई की तरफ जा रहे हैं कंसोलेशन प्राइज अर्ली इलेक्शंस का, कि वो सितंबर से 2 महीने ऊपर आ जाएं, ये मार्च से 2 महीने आगे चले जाए खान साहब, और कई चीज बन जाए। खान साहब का भी आप देख लीजिए, अब हर जलसे में वो लॉन्ग मार्च से परे होते जा रहे हैं। उन्होंने क्लियर कह दिया कि मेरा एक ही क्राइटेरियन है, जब मेरे टाइगर और टाइग्रेसेस तैयार होंगे। तो वो तो फिर उनको ही पता होगा कब तैयार होंगे। एंड आउट ऑफ द ब्लू उन्होंने एक बात फेंक दी जो मेरा ख्याल है कि किसी को नहीं सुनाई। वो प्रोबेबली एक पब्लिक सीबीएम था, कॉन्फ्रेंस बिल्डिंग मेजर उन्होंने किया था, जो दिखाया कि भाई अगर हमारा ये साइफर है, इस पे इन्वेस्टिगेशन पार्लियामान करने पे तैयार हो तो हम आ भी सकते हैं। ये तो कभी मुतालबा था ही नहीं पिछले 5 माह में, ये तो कभी मुतालबा था ही नहीं कि ये होगा तो हम आ जाएंगे। इनफैक्ट वो तो उनके लिए एक ओपन एंड शट केस था। तो खान साहब की भी पोजीशन हमने देखा है 2-3 बारी चेंज हुई है। लॉन्ग मार्च अब आपको लगता है कि दूर की बात है। मैंने अभी एक प्रोग्राम में शेयर की थी इंफॉर्मेशन, जिस दिन आपको याद है, जिस दिन ये 24 तारीख थी शायद, जिस दिन वो किसानों का भी था मुजाहरा इस्लामाबाद में, जब मैंने कहा कि ये सारे जो से 4-4 तहें लगी हैं कंटेनर्स की, ये इसलिए लगी हैं कि शहर में वो किसान एहतजाज है, वो नहीं था। मेरी इत्तला ये है कि ये बड़ी पोलाइटली गवर्नमेंट को कन्वे कर दिया गया था, क्योंकि वो सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इमरान खान साहब को अनाउंस ना करते हैं तहरीक ये वो।
तो ये इनको कह दिया गया था कि जी किसी भी मरले पे आप फौज को ना बुलाइएगा, क्योंकि बॉर्डर्स पे बड़ी सख्त सिचुएशन टेंस है, और दूसरा फ्लड एक्टिविटीज में फौज बहुत ज्यादा बिजी है, तो हमारे पास बंदे नहीं। ये इस इत्तला का तो मुझे पता है कि ये कन्वे किया गया था। मेरा अंदाजा ये है शायद इमरान खान साहब को भी कन्वे कर दिया गया हो कि देखें अगर आप आएंगे और अगर फौज बुला ली तो फिर हम क्या करें, हमें आना पड़ेगा। मुझे लगता है हर तरफ एक बैलेंसिंग एक्ट हो रहा है, और ये जो इनका आना है डार साहब का, इट इज ओनली ए पार्ट ऑफ द थिंग। ये खाली मिफ्ता के की मोहब्बत के में नहीं मारे गए, वो मिफ्ता के वो मरियम को नहीं पसंद थे और ये चीजें थी, वो तो उनकी ऑडियो लीक्स भी आपने सुन ली हैं। आई थिंक देयर इज मोर टू इट। लेकिन एक आखिरी बात करूंगा, मेरा ख्याल है कि जो अगर ये कोई समझे कि मिफ्ता मेन डैमेज है और कोलेटरल कोई नहीं, आई लुक एट द अदर वे अराउंड। मेरा ख्याल है मिफ्ता जो है वो कोलेटरल डैमेज है। अब सीरियस मुझे इश्यूज नजर आएंगे वर्किंग करने की बिटवीन प्राइम मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर। देखिए आपको भी, आमिर आप भी, रऊफ, हम तीनों ने बड़ी क्लोजली इनको ऑब्जर्व किया हुआ जब ये थे पहले फाइनेंस मिनिस्टर, वर्चुअली डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, 42-46 कमेटीज को हेड करते थे। ही वॉज द मैन हर मामले में। अब मियां साहब के आगे तो वो दबते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि वो शहबाज शरीफ के आगे दबेंगे। वो अब पूरे धड़ल्ले से शहबाज शरीफ से उनका फाइनेंस मिनिस्टर सैक करवा के आए हैं, वो ऊपर से आए हैं। मेरा तो ख्याल है कि अब असल मसला अब ये देखना होगा कि क्या शहबाज शरीफ ऑल पावरफुल जिस हद तक पहले थे कि मियां साहब भी बड़े फैसले करते थे, लेकिन आफ्टर मियां साहब ही वॉज ऑल पावरफुल। लेकिन क्या शहबाज शरीफ अभी भी नंबर 2 है कि अब वो डिफेक्टो नंबर 3 पे आ जाएंगे? बिकॉज मिफ्ता तो सुन लेते थे बात प्राइम मिनिस्टर की, दबते भी थे। क्या डार साहब दबेंगे? क्या डार साहब सुनेंगे? आई थिंक ये बड़ी इंटरेस्टिंग अब डेवलपमेंट है जिसको हमें देखना होगा। मालिक, मैं जो कहना चाह रहा था सवाल की फॉर्म में, आपने उसका जवाब पहले ही दे दिया है कि अभी वर्चुअली नए प्राइम मिनिस्टर आ गए हैं, इसहाक डार साहब। इवन नवाज शरीफ साहब जो हैं वो भी उनके कामों में मुदाखलत नहीं कहते थे, और सारे लोग कहते थे कि तकरीबन आधी से ज़्यादा मिनिस्ट्रियाँ उनके पास थी और गवर्नमेंट ठेके पे दी थी। तो शहबाज शरीफ साहब पहले ही बड़े कमज़ोर थे, ज़ाहिर है एलाइज की भी सुननी पड़ती थी, मरियम की भी सुननी पड़ती थी, नवाज शरीफ साहब की भी सुननी पड़ती थी। अभी तो वो उनको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी कहना मेरा ख्याल बड़ा कम है, एक बड़ी अच्छी बात। दूसरा मैं जो सवाल आपसे करना चाह रहा हूँ कि मुझे लगता है कि जो प्राइम टारगेट था, पहले हम समझते थे इनके गवर्नमेंट लेने के 2-3 मसले थे कि जी इमरान खान को रोकना, कि ये वो जो खुर्रम दस्तगीर कहते थे कि जी 25 साल 12 साल ना रह जाएं, प्राइमरी केसेस अपने खिलाफ ख़त्म करवाना था। और उसमें नज़र आ रहा है, जिस तरह अभी आपने फरमाया कि पहले नैब का कानून कमज़ोर करके 50-60 लोग तो उसमें निकल गए, उसके बाद फिर जो है अभी डार साहब आ रहे हैं, मरियम बीबी का केस भी कमज़ोर पड़ता जा रहा है। और यहाँ पे अजीब सिचुएशन ये है कि डिफेंस भी उनकी है, प्रोसिक्यूशन भी उधर उनकी है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ख़ास तौर पे, क्योंकि यहाँ फेडरल गवर्नमेंट, क्योंकि प्रोसिक्यूशन भी उनकी है। तो ये बुनियादी तौर पे तो उनका केसेस ख़त्म होने वाला मकसद था कि वो कराना। तो पॉलिटिक्स टुमारो इज अनदर डे, वो भी होती रहेगी। एक इंटरेस्टिंग चीज देखें, खाली इन्होंने ये नहीं किया। आप पंजाब में गवर्नमेंट बनी तो चौधरी बरादरान की, अब चौधरी साहब की जो गवर्नमेंट आई, उन्होंने पहला काम क्या किया, खुरा गोगी वाले सारे मुकदमे खत्म किए। हर किसी की कुछ इसी किस्म की अनफॉर्चुनेटली प्रायोरिटीज हैं, क्या बंदा उसमें करे। लेकिन यू आर ट्रू, यू आर राइट, असल चीज तो यही, सारे केसेस हो गए, आपने परव्यू चेंज कर दिया, जो डायरेक्टली नहीं मिले वो वैसे उनके परव्यू से नैब से निकाल दिया, वो तो नैब तो फारग ही हो गया ना। तो जो दूसरे केसेस रह गए वो चले गए FIA के परव्यू में, FIA वैसे ही डायरेक्टली आपको रिपोर्ट कर रही है। सो वो चीज तो बिल्कुल सेट हो गई है। लेकिन अब मुझे ये लग रहा है कि पावर्स दैट बी आर ऑल्सो दोनों साइड्स को कुछ कुछ दे रही है। अच्छा मालिक, अभी आपने पावर दैट बी की बात की है, मेरा ख्याल उस ब्रीफिंग में शायद आप भी शामिल थे जिसमें पावर दैट बी ने उन्होंने ये इन पे इसहाक डार साहब पे खासे क्वेश्चंस रेज किए थे और बड़े सीरियस क्वेश्चंस रेज किए थे। कुछ प्लांट थे, कुछ चाइनीज़ थे, जैपनीज़ थे, उनसे कोई
लेन देन की बातें हुई थी, कुछ उन्होंने महंगे सिपैक के कर्जे लिए थे और बड़ी खारस वहाँ पे अच्छी खासी उनकी सख्त ऑब्जर्वेशंस आई थी डार साहब के हवाले से। और मुझे याद पड़ता है डार साहब ने उसका जवाब भी दिया था किसी इंटरव्यू में या वीलाग में, उन्होंने कुछ इस तरह की बातें की थी। सो उनके दरमियान तल्लुकात जो हैं, हमारी इस्टेब्लिशमेंट को डार साहब के दरमियान तल्लुकात तो अच्छे नहीं थे जब डार साहब यहाँ से गए थे। तो आप क्या समझते हैं कि उनकी एंडोर्समेंट शामिल है, उनकी अप्रूवल शामिल है, या इन्होंने खुद अपने आप आके इन्होंने फैसला कर लिया मियाँ साहबान ने कि हम डार साहब को वापस लाते हैं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। अगर इन्होंने खुद फैसला करना होता तो 5 महीने न लगते। पहले दिन से ही मिफ्ता को काम नहीं करने दिया गया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आपको याद है जब लास्ट टाइम ये सारे लंदन में इकट्ठे थे, अपना शाह खान अब्बासी भी थे, ख्वाजा आसिफ भी थे, इस्माइल मिफ्ता भी थे, ये सारी चीजें वहां पे कुछ अनप्लेजेंटनेस भी हुई थी और मेरी इत्तला के मुताबिक कुछ वर्ड्स एक्सचेंज हुए थे। आई वुडंट से हार्श वर्ड्स, लेकिन जरा मीनिंगफुल डिस्कशन हो गई थी बिटवीन शायद खान अब्बासी और डार साहब ऑल्सो, बिकॉज वो इस ग्रुप को बड़ा स्ट्रांगली कर रहे थे। आई थिंक अगर वो होना होता ना, उनकी क्लियरेंस के बगैर होना होता, तो शायद मिफ्ता वजीर फाइनेंस ही ना बनते। इनके ये वजीर फाइनेंस बने इसलिए थे, फाइनेंस मिनिस्टर, क्योंकि डार साहब पे क्रॉस लगा हुआ था। मेरा सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये बन पाते। इनका तो पहले दिन से ही एक और भी थोड़ा सा लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल एक इशू बन रहा है कि मिफ्ता साहब के बारे में कहा जाता है उनको ये आपने 6 महीने बाद सेनेटर बनवाना था, तो कहाँ से बनवाते पीएम नवाज? कि पंजाब में तो है नहीं इनकी हुकूमत, और भी कोई ऐसा सूबा नहीं है जहाँ से बनवाते। उनके कुछ दिन ही बच गए थे और उसके बाद आपको उनको हटाना पड़ना था, क्योंकि आपको याद होगा शौकत को भी वो बंदा टाइप वो आइडेंटिफाई होगी विद सीट। वो जुनेजो साहब के जो साहबजादे हैं, उस सीट पे इनका तय हो गया हुआ था। पीपल्स पार्टी ने भी इंडिकेट कर दिया हुआ था कि असद जुनेजो की जगह उनको कोई एडवाइजर या इस किस्म की कोई चीज बनाएंगे, ये उसकी जगह आ जाएंगे। वो इशू नहीं था। लेकिन मैंने तो जब आके आपसे मैं बात भी शायद आपके वीलॉग में भी मैंने आपसे शेयर की थी, रऊफ प्रोग्राम में भी की थी। जब मैं लंदन मिला मियाँ साहब से, मैंने आपको बताया था ना कि वो बड़े नाराज थे मिफ्ता से जी, कि मिफ्ता ने कहा कि इतने पैसे मैं बढ़ाऊंगा, 126 से ऊपर नहीं जाऊंगा, पेट्रोलियम की प्राइसेस स्टेबल हो जाएंगी, तो बस मैं ही नहीं भूल सकता कि उससे। मैंने प्रोग्राम में कहा था कि भाई मिफ्ता पे तो जितने नाराज है नवाज शरीफ साहब, मिफ्ता तो मुझे सर्वाइव करते नजर नहीं आते। और अब जो आई हैं ऑडियो लीक्स, उसमें जो मरियम साहिबा की आपने बातें सुनी और वो उसने 2-3 बड़ी इंटरेस्टिंग बातें की। उन्होंने कहा जी मैं बार बार इससे बात भी करती रही हूँ, तरीके से करती नहीं हूँ, लेकिन वो ये कोई एक दिन की चीज नहीं थी। इसका मतलब फ्रॉम डे 1 ही ये चीजें चल रही थी। मालिक थोड़ा सा ऑडियो लीक्स पे आ जाते हैं। अब आपने छेड़ ही दी है बात। मैं कल सुन रहा था राना सनाउल्लाह साहब को एक उसमें टीवी प्रोग्राम में, तो वो ये कह रहे थे कि जनाब के ऑडियो लीक से आप देखते नहीं है कि शहबाज शरीफ साहब की गवर्नेंस, उनकी ईमानदारी, इंटेग्रिटी सामने आती है कि उनको काम करने का कहा गया। मतलब नाम तो नहीं लिया, वही वाली बात थी कि मरियम साहबा जो अपने दमाद की बात कर रही थी, प्लांट की और हाउसिंग सोसाइटी के उनके उसकी, तो वो ये कहते हैं आप इससे देखें ना कि यहाँ पे शहबाज शरीफ साहब गलत काम नहीं करते। तो एक कंस्पिरेसी थ्योरी साहब जरा यहाँ पे बहुत सारे होते हैं, करते रहते हैं। वो कहते हैं कि उसी तरह की लीक्स भी ये कराई जा रही हैं कि जो मरियम के खिलाफ है और शहबाज शरीफ साहब का इमेज उनसे बेहतर हो रहा है। आप वाकई इस तरह देखते हैं या आप समझते हैं कि बहुत बड़ा स्टिंग ऑपरेशन किया गया है और पूरे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की हाउस की जो उसकी जो है उनकी सिक्योरिटी या इंटेलिजेंस जो है वो कॉम्प्रोमाइज हुई है? नहीं, आई थिंक जी ये इमेज बहुत डैमेज हुआ है। देखें, जब प्राइम मिनिस्टर की बात आ रही हो और अब कहा जा रहा है, हमें कंफर्म नहीं पता, कहा यह जा रहा है कि शायद वो आवाज उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी की है, डॉक्टर तौकीर शाह की। आई डोंट नो, ये तो अब गवर्नमेंट बताएगी हमें कि किसकी वो बात है। जब वो सेक्रेटरी साहब ये नहीं कहते कि क्या गलत है कि नहीं, वो कहते हैं कि इसका फ्लैग पहुंच जाता है। फिर एंड में टेप के एंड में कहते हैं कि ये आप काम डार साहब के जिम्मे लगा ले। पहले भी उन्होंने गाड़ी जो उसी रिव्यू करवा ली थी मियाँ साहब से, तो वो भी कहते हैं हाँ ठीक है, गलत है। वो इस कॉन्वर्सेशन में प्राइम मिनिस्टर के जवाब ठीक है, वो कहते हैं यार वो ठीक है, वो फरिश्ता ऐसा है वो है, लेकिन मैं समझा लूंगा। ही डजंट से, बट हैविंग सेड दैट, मुझे बताए उसी कॉन्वर्सेशन के अंदर वो सेक्रेटरी साहब कहते हैं कि जी 2 काम किए थे। दूसरा उनके दामाद का वो था वो जो पावर हाउस के क्या ग्रिड स्टेशन बनाना है, उन्होंने अपनी हाउसिंग स्कीम है, वो प्राइम मिनिस्टर को पता भी नहीं होता। कहते हैं वो क्या है, वो कहते हैं जी हाउसिंग स्कीम है शायद, तो वो उसमें मैंने कह दिया मैं लगा हुआ। भाई ये क्या है, ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब क्या कोई जाती उमरा के मुलाजिम है, वहां से तनख्वाह मिलती है ये, और ये
करते हैं, आप हेल्प आउट करते हैं, लेकिन आप उस टेप में ये कह रहे हैं कि मुझे व्हाट्सएप आया और मैंने उनको कह दिया हाँ जी उस काम पे मैं लग जाता हूँ, दूसरा काम ये जी इससे फ्लैग बड़ा है, इसको आप छोड़ दें, इसको आप डील करें। दिस इज नॉट हाउ दिस इज नॉट हाउ प्राइम मिनिस्टर ऑफिसर्स वर्क, दिस इज नॉट हाउ प्रिंसिपल सेक्रेटरी सपोज्ड टू वर्क। आपकी बात कहता हूँ कि ये कहीं जो ऑडियो लीक्स है ये मरियम नवाज के खिलाफ साजिश तो नहीं है, टिट फॉर टैट, जिस तरह भी आपने कहा कि ये डार साहब को लाना, ये प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को जो है ना कट टू साइज किया गया है कि उनको बिल्कुल एक उन्होंने अपना प्राइम मिनिस्टर वर्चुअल लेके आ गए हैं जो कि मरियम और नवाज शरीफ के मुताबिक हुकूमत चलाएगा। तो ये जो ऑडियो लीक्स है ऑफकोर्स इसकी अभी इंक्वायरी होनी है, कौमी सलामती के तो खिलाफ है ही है, वहां पे पता चलेगा क्या क्या है, किसने किया, मगर इसका जो कंटेंट है वो मरियम के खिलाफ ज्यादा है, बहुत ज्यादा है कि उसमें प्राइम मिनिस्टर इतने बुरे नहीं नजर आ रहे कि वो फॉर एग्जाम्पल ये साबित हो गया है कि वो इंडिया के साथ कोलैबोरेशन करना चाह रही थी और वहाँ से सामान मंगवाना चाह रही थी, अपने ससुराली रिश्तेदारों को जो है वो ओबलाइज करना चाह रही थी। फिर उनकी एक दोहरी शख्सियत नज़र आई है कि बाहर पब्लिकली वो पेट्रोल की कीमत का कह रही हैं कि जी बड़ा बुरा हुआ, खुदा की कसम मैं सो नहीं सकी, कसमें खाती रही हैं वो, और उसमें वो कह रही हैं कि ये नागुज़ीर था और भी इस तरह की बातें। मगर मोरली ये मोस्टली जो है ये मरियम के खिलाफ कंटेंट उसका ऑडियो लिस्ट का बहुत ज्यादा है बनिस्बत बाकियों के। हमें ये बड़ा ही पर्टिनेंट एंगल है आपका, विच इज परफेक्टली ट्रू, लेकिन देखना ये है कि ये तो ठीक है पहली सिलेक्टिव आपने एक चीज निकाली, अब जो हम सुन रहे हैं वो आप कह रहे हैं, दूसरे कह रहे हैं वो जी पता नहीं कितने 100 आवर्स की पड़ी हुई है, 100 आवर्स 100 घंटे की पड़ी हुई है और वहां वो डार्क वेब पे है, खरीदने बेचने की बातें हो रही हैं। लेकिन वो टेप भी तो निकली ना, उसमें तो मरियम नहीं थी जो सी वो सारे बैठे बात कर रहे हैं नेशनल असेंबली के इलेक्शंस की, सॉरी रेजिग्नेशंस की, कि कितने लोगों का बैच आएगा, क्या करेंगे, जिसको वो सुप्रीम कोर्ट में भी लेके जा रहे हैं। वो इलीगल शायद ना हो, वो तो ये चाहेंगे कि बदनीति साबित करें, लेकिन अगेन इट टेल्स यू कि यार क्या क्या चीजें हो रही हैं। उसमें तो मरियम नहीं है, उसमें तो सिर्फ शहबाज साहब और उनकी कैबिनेट उसमें इम्प्लीकेट हो रही है ना। बट आई एग्री विद यू कि जब आप रेशो देखते हो तो 75% मरियम सेंट्रिक है और कोई 10-15% दूसरी हैं। डेफिनेटली देयर इज एन एंगल। बेटा दूसरी एक बात मुझे बताया, हमें ये बड़ा इंटरेस्टिंग कोइंसिडेंस नहीं है कि पहले शौकत तरीन की टेप निकलती है, वो भी नेशनल सिक्योरिटी का इशू बन जाता है कि जी आपने IMF के साथ मिलवाने की कोशिश की, उनको FIA बुला भी लेती है। अब दूसरी टेप्स निकलती हैं, इसमें भी नेशनल सिक्योरिटी इंप्लीकेशन है, अब दूसरी साइड की टेपें निकल रही हैं। ये आपको बड़ा इंटरेस्टिंग एक बैलेंसिंग एक्ट नहीं लगता? ये मैं दूसरा आपकी बात से मुझे ख्याल आ रहा है कि यहाँ पे जाहिर है पावर लॉबीज हैं, यहाँ पे शुगर, पेट्रोलियम, इस तरह की बड़ी लॉबीज हैं जिनके अपने अपने काम होते हैं। तो जिनका शौकत तरीन से काम हो रहा था, ठीक है, जब हो गया तो जिन्होंने निकलवाना था उन्होंने वो उसकी लीक्स आ गई, जो भी आपने बात की, मेरे ज़हन में फ़ौरन ये ख्याल आया। उसके बाद मिफ्ता इस्माइल से काफ़ी सारे काम हुए, ज़ाहिर है पॉलिसी की तब्दीलियाँ आई। अब एक और ग्रुप है, शायद होगा या हो सकता है कि नई लीक्स आ गई हैं, नया फाइनेंस मिनिस्टर आ रहा है, तो ये पावर लॉबीज की आपस की टसल तो नहीं है सिर्फ? आई थिंक इट्स बिगर गेम देन दिस, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई थिंक वो जो वेस्टेड इंटरेस्ट के हैं वो बंदा आने के बाद तो एक्टिव होते हैं, या इस वक्त पावर गेम्स बहुत बड़ी लगी हुई है। मेरा ख्याल है कि इसके अंदर बस अब ये सब, मैं तो इतना कहूंगा इन अ वेरी केयरफुल मैनर कि जो टॉप लेयर ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप है और टॉप लेयर ऑफ इंस्टीट्यूशनल है, आई थिंक वो इस वक्त ज्यादा डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। ये वेस्टेड इंटरेस्ट एक्सप्लॉइट करेंगे जो भी आ जाएगा, लेकिन आई डोंट थिंक दे आर राइटिंग द स्क्रिप्ट में नहीं वो इस पोजीशन में नहीं कि स्क्रिप्ट लिखे। अच्छा मालिक, आपकी क्या मैं रीडिंग है, आपके बहुत सारे कंटैक्ट्स भी हैं विद इन एस्टेब्लिशमेंट भी बहुत सारे हैं, बड़े आपको इज्जत की आंख से देखते हैं। वो ये क्या हुआ है सारा ये लीक्स वाला, ये फ़ोन के ज़रिए किया गया? क्योंकि बाज़ दफ़ा ये भी कहते हैं कि आपके टेलीफोन को हैक करके जो गुफ्तगू हो रही होती है सारी की सारी सुनी जा सकती है। ये तो बड़ी कॉमन सी टेक्नोलॉजी है। तो क्या वहाँ पे फ़ोन मौजूद थे जिनको हैक करके किया गया है वहाँ पे, या बगिंग ऑलरेडी डिवाइसेस मौजूद थी,
मतलब इंटेलिजेंस एजेंसीज का काम है ना, अगर प्राइम मिनिस्टर हाउस को या आके ऑफिस को क्लियर करना है तो बेसिकली हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं जो सारा का इसको आके कवर करती हैं। तो फेलियर कहाँ पे है? या पहले से लगे हुए थे बगिंग डिवाइसेस, नए लोग हैं इन्होंने आके उसकी तलाशी वगैरह जो उसकी क्लियरेंस नहीं ली? आपकी क्या रीडिंग है? आप भी बहुत सारा आते जाते रहे प्राइम मिनिस्टर हाउस में, अंदर की बातें इस तरह की चीजें। देखिए मेरा तो ख्याल है यही तो कमेटी जो बनेगी उसने यही तो इन्वेस्टिगेट करना है। लेकिन दो तीन चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग आप देखते हैं। देखिए एक तो रूटीन डिबगिंग तो रूटीन होती है, पीरियोडिकल जो पीएम ऑफिस वगैरह की होती है, इसलिए वो लगना समझ नहीं आती। लेकिन आप एक नोट कीजिए, जितनी कॉन्वर्सेशंस प्राइम मिनिस्टर की हुई हैं मरियम से, उनमें एक डिस्टेंस से लगता है कोई चीज हो रही है और एको बहुत ज्यादा है। तो यू फील के सब फिजिकली, हालांकि ऑफिस की बात है लेकिन एक फिजिकल कोई है लोकेशन का इशू। जो उनकी कैबिनेट मीटिंग की है वो बड़ी क्रिस्टल क्लियर है। जो प्राइम मिनिस्टर की अपने ऑफिसर के साथ है, अगर प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी हैं, वो भी उतनी क्लैरिटी वाली कॉल है जितनी कि वो सब ने वो की हुई है। सो वो जैसा पहले एक प्रोग्राम चला था कि जी पैगासस वो इजरायली सॉफ्टवेयर है जो फोन में डल के सारा चीज करता है। तो कुछ तो फर्क है फिजिकल उसका। मरियम वाली आपकी कॉन्वर्सेशन डिस्टेंस की है, दूसरी बहुत क्लियर है। आई थिंक इससे इनको पता लगेगा कि क्या है। आई डोंट थिंक आई एम क्वालिफाइड टू स्पीक ऑन द टेक्निकल साइड। मगर आपने एक बड़ा ही पर्टिनेंट बीच में एक मैं कहूँगा दुर्फितनी छोड़ी है ये पैगासस की बात करके, क्योंकि पैगासस जो है वो इसराइल की कंपनी थी और ये उनके वजह से ये तमाम दुनिया के, इंडिया समेत, हमारे समेत ये बगिंग हो रही थी। तो इत्तफाकन क्योंकि आजकल बड़ा ये टॉपिक भी चल रहा है कि हमारे डेलीगेशन इसराइल में जा रहे हैं और एक बहुत बड़ा तबका है जो कह रहा है कि जनाब इसके ऊपर जो है ना उनसे भी बात कर लेनी चाहिए। दरमियान में फिर ये इंडिया की ट्रेड की बात थी, कुछ लोग मेरिट पे कह रहे थे, हमारे जैसे लोग भी समझते थे कि अच्छी बात है। पर जब उसको एक कॉन्स्पिरेटोरियल एक एंगल आएगा कि जी इसलिए किया जा रहा था कि किसी ने अपनी मशीनरी मंगवानी थी, कोई डिफरेंट हो जाता है। सो इंडिया एंड इसराइल टुगेदर इट्स अ लीथल कॉम्बिनेशन, यूद। लेकिन हमें टू बी फेयर आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होगी कि ये देखना है कि ये जो भी मशीनरी आधा प्लांट आया हुआ था कब आया था। क्या ये वो तमाम फड्डे से पहले आया था जो हमारा 5 अगस्त वाला शुरू हुआ इंडिया के साथ? क्या ये ट्रेड बैन लगने से पहले आया था? सो टू बी फेयर ये भी हमें देखना होगा कि कब आया था और देन वी कैन पास ए जजमेंट। वरना तो आधा प्रोजेक्ट आने का मतलब है कि कुछ ऐसा सीन हुआ ना कि पहले पॉलिसी खुली हुई थी, कुछ सामान आ गया, फिर पॉलिसी चेंज हो गई, फंस गए। सो आई थिंक उसमें आई थिंक द ज्यूरी इज आउट ऑन दैट। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद मालिक साहब हमारे साथ मौजूद थे और इस पूरी सिचुएशन के ऊपर आपने एक एनालिसिस दिया।